और अब बात सपा के होमवर्क की करेंगे। दरअसल सपा दफ्तर में मौजूद हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव। सपा दफ्तर के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा है। टिकटों के चयन और गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन हो रहा है। कल भी मंथन का दौर देखने को मिला और उसके बाद कई ऐसे बयान आए सहयोगी दलों की तरफ से, जिसमें यह कहा गया कि आज शाम लिस्ट जारी हो सकती है। लेकिन आपको ताजा अपडेट दें कि सपा दफ्तर के अंदर सपा मुखिया अखिलेश यादव मौजूद हैं। सपा दफ्तर के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ है और कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ ही ये जानने का उत्साह भी है कि आखिर किसे टिकट दिया गया है। टिकटों के चयन और गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन हो रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में सुबह से ही टिकट के दावेदारों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। नेताओं के साथ ही बीएड और टीईटी भर्ती संगठन के पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं और अखिलेश यादव से मुलाकात भी करना चाहते हैं। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि उनके संगठन में बीएड और टीईटी भर्ती के 1.5 लाख पीड़ित हैं, जिनका विज्ञापन निकलने के बावजूद नौकरी नहीं मिल सकी और आज अखिलेश यादव को संगठन अपना समर्थन देगा। साथ ही कुछ देर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहां पहुंचकर टिकटों के चयन को लेकर मंथन भी कर रहे हैं। गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर वो मंथन इस वक्त कर रहे हैं। के प्रदेश मुख्यालय में टिकट के दावेदारों की भीड़ जुटने लगी है और हम इस समय समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर ही खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा जो मुख्य दरवाजा है उसके आसपास प्रदेश के अलग अलग जनपदों से लोगों की भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर कुछ बीएड और विज्ञापन के लोग भी दिख रहे हैं। इधर हटिए आप लोग कहाँ से आए? हम लोग कानपुर से हैं, लेकिन मैं बीएड टीटी 2011 का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और 25 जुलाई 2017 को फाइनल आदेश आने के बाद भी जो वर्तमान सरकार है इन्होंने हमारी नियुक्ति नहीं दी। तो आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? हम आज आदरणीय अखिलेश यादव भैया से मिलने आए हैं, क्योंकि विज्ञापन जो था वो इन्हीं का था, 7/12/12 विज्ञापन, जिसको बीजेपी ने ड्रेस बस नहीं किया और उसी में हम लोग को लटकाए रहे, कमेटियां बनाते रहे और लगभग जो है 4 साल पूर्व कमेटी बनाई, उसका आज तक उन्होंने हमें कोई परिणाम नहीं दिया। इसलिए आज हम भैया से मिलने आए हैं और भैया से हमें पूरी न्याय की उम्मीद है, इसलिए हम मिलने आए हैं। तो देखिए ये आंदोलनकारी बीएड के लोग हैं, करीब 1.5 लाख लोग हैं, जिनके परिवार भी हैं, बहुत सारा वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक है। ये अखिलेश यादव का समर्थन देने आए हैं और आप देख रहे हैं गेट पर टिकट के लिए दावेदारों की किस तरह से भीड़ लगी हुई है और सुबह 9 बजे से ही यहाँ पर लोग जुटना शुरू हो गए थे। भीड़ जब दरवाजा बंद था तब से ही लाइन लगी थी और अभी करीब 10 बजे दरवाजा खुला है। ये इसी दरवाजे से अंदर एंट्री होगी। ये सब टिकट के दावेदार हैं जो अपना अपना बायोडाटा लेकर आए हैं। सैकड़ों बायोडाटा पहले ही पड़े हुए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की प्रथम चरण की और द्वितीय चरण की 2 बैठकें हो चुकी हैं। कई टिकट फाइनल भी हुए हैं, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर अखिलेश यादव पहुँचेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी फिर से बैठक करेगी। चूंकि 7 चरण में चुनाव होना है तो 7 चरण के लिए एक एक करके टिकट की घोषणा की जाएगी। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें। लखनऊ से बड़ी खबर है, सपा कार्यालय पर हलचल बढ़ गई है, ये जानकारी मिल रही है। और भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक सपा कार्यालय पहुंचे हैं, ये खबर सामने आ रही है इस वक्त। अखिलेश यादव पहले ही पहुंच चुके हैं सपा कार्यालय। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा समीकरण ऐसा लग रहा है होने जा रहा है। यहाँ अखिलेश यादव अंदर मौजूद हैं और भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हैं धर्मेंद्र मलिक, वो यहाँ पर आए हैं और अभी उन्होंने किसी से कार में बैठकर फ़ोन पर बात की। उसके बाद उनको अंदर बुलाया गया है। अंदर चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला चरण का चुनाव है तो ये जरूर कोई ना कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण यहाँ होने जा रहा है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और चलिए सीधे सपा कार्यालय का रुख करेंगे। विवेक मेरे सहयोगी वहां पर लगातार बने हुए, इस वक्त वहां की तस्वीर क्या है समझते हैं विवेक से। विवेक, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है और आज भी आंदोलनकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं समर्थन देने के लिए भी, साथ ही साथ भाकियू के प्रवक्ता भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। क्या इस वक्त तस्वीर है और किस तरीके की हलचल आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल जी, देखिए सुबह 9 बजे से ही यहाँ भीड़ लगनी शुरू हो गई थी और प्रदेश के चूंकि पहले चरण के और दूसरे चरण के चुनाव के
दौरान जो टिकट बांटे जाएंगे उनका फैसला यहाँ होना है। करीब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र की 140 सीटों पर एक सूची बननी है। हालांकि वो सूची तैयार हो चुकी है, लेकिन चूंकि अभी खरमास चल रहा है और कहा जाता है कि अच्छे दिन अभी नहीं है, जो हिंदू धर्म के मुताबिक ये वक्त ठीक नहीं है, कोई भी नया काम नहीं किया जाता है, कोई भी नई चीज़ खरीदी नहीं जाती है। तो इसलिए राजनीतिक पंडितों का मानना है कि 14 जनवरी को जब ठीक समय आ जाएगा, शुभ समय आ जाएगा, उसी दिन घोषणा की जाएगी सीटों की। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक सारे दलों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, अपने पत्ते छुपाकर इसीलिए रखे हैं, टिकटों के नाम और प्रत्याशियों के नाम इसीलिए घोषित नहीं कर रहे हैं, संख्या घोषित नहीं की जा रही है क्योंकि 14 जनवरी का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन बैठकों का दौर, जोड़ तोड़ का दौर और जो एक दूसरे के जो विधायक हैं और बड़े नेता हैं उनको तोड़ने का दौर लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी मुख्यालय में अखिलेश यादव एक बार फिर से पहुंचे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। पहले दूसरे चरण के लिए बैठक हो चुकी है। तीसरे चरण में करीब 12 जनपदों की 69 सीटों पर चुनाव होना है और चौथे चरण में 11 जनपदों की 52 सीटों पर चुनाव होना है। उसको लेकर आज यहाँ पर तय होगा। सारी जो दावेदार हैं इन दोनों चरणों के वो आ चुके हैं यहाँ पे, उनके नाम, उनके बायोडाटा आ चुके हैं। अंदर मंथन चल रहा है, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य बैठे हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक यहाँ पर पहुंचे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप हमारे साथ बने रहिए, लौटी हूँ मैं आपके पास। प्रियंका गांधी इस वक्त कुछ कह रही हैं, सुनते हैं। में श्रीमती ज्ञानवती देवी, बिसौली 112 में श्रीमती प्रज्ञा यशोधा, बदायूं 115 में श्रीमती रजनी सिंह, बहेरी 118 में श्रीमती संतोष भारती, बरेली कैंट में 125 में श्रीमती सुप्रिया एरन, जलालाबाद 132 में श्रीमती गुरमीत कौर, पोवाया 134 में श्रीमती अनुज कुमारी, शाहजहांपुर 135 में श्रीमती पूनम पांडे, मोहम्मदी 144 में श्रीमती रितु सिंह, सीतापुर 146 में श्रीमती शमीना शफीक, बांगरपाऊ 162 में श्रीमती आरती बाजपेयी, मोहन 164 में श्रीमती मधु रावत, उन्नाव 165 में श्रीमती आशा सिंह, लखनऊ सेंट्रल 174 में श्रीमती सदफ जफर, मोहनलालगंज 176 में श्रीमती ममता चौधरी, कादीपुर 191 में श्रीमती निखिलेश सरोज, फरुखाबाद 194 में श्रीमती लुइस खुर्शीद, औरैया 204 में श्रीमती सरिता दोहरे, बिल्हौर 209 में श्रीमती उषा रानी कोरी, कालपी 220 में श्रीमती उमाकांति, ओरई 221 में श्रीमती उर्मिला सोनकर खाबरी, मानिकपुर 237 में श्रीमती रंजना बरातीलाल पांडे, रामपुर खास 244 में श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी, बाबागंज 245 में श्रीमती बीना रानी, फाफामऊ 254 में श्रीमती दुर्गेश पांडे, इलाहाबाद साउथ 263 में श्रीमती अल्पना निषाद, बारा 264 में श्रीमती मंजू सन, दरियाबाद 270 में श्रीमती चित्रा वर्मा, हैदरगढ़ 272 में श्रीमती निर्मला चौधरी, गोंडा 296 में श्रीमती रमा कश्यप, डुमरियागंज 306 में श्रीमती कांति पांडे, हरैया 307 में श्रीमती लबोनी सिंह, खजनी 325 में श्रीमती रजनी देवी, रामपुर खरकना में श्रीमती शहला अरहारी 339, सागरी 345 में श्रीमती राणा खातून और मेहनगर 352 में श्रीमती निर्मला भारती। ये हमारी 50 महिलाएं हैं और मुझे बहुत खुशी और बहुत गर्व है कि ये सारी महिलाएं संघर्षशील हैं। कुछ आपने आप तो पहचानते भी होंगे, जैसे आराधना जी जो हमारी CLP लीडर हैं, लुइस खुर्शीद जी जो कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं। ऐसी महिलाएं हैं जो काफ़ी बार चुनाव भी लड़ चुकी हैं और ऐसी भी हैं जो पहली बार अपने संघर्ष के लिए, अपनी विचारधारा के लिए चुनाव लड़ रही हैं। इसमें ख़ास तौर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी उन्नाव की जो प्रत्याशी हैं, जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माता जी हैं आशा सिंह जी, वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें और जिस सत्ता के जरिए
उनको दबाया गया, उनके परिवार के साथ तरह तरह के अत्याचार किए गए, उनके पति की हत्या की गई, उनके देवर जी आज भी जेल में हैं, उनकी बेटी का बलात्कार किया गया, उसके बाद एक्सीडेंट कराया गया। वही सत्ता अपने हाथों में लें और खुद के लिए अपनी लड़ाई लड़ें। इसी तरह से सोनभद्र में जो आदिवासियों के साथ हुआ था, एक नरसिंहार आपको याद होगा कि हुआ था, जिसमें 13 आदिवासियों की मौत हुई थी। उस समय एक लड़का, आदिवासी लड़का था रामराज गोंड, जिन्होंने उनकी आवाज उठाई, उनके लिए संघर्ष किया। आज रामराज गोंड हमारे जिला अध्यक्ष हैं, पिछले 2 सालों से हमारे जिला अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने राजनीति करनी शुरू की और आज वह सोनभद्र में कुंभा से वह खड़े होंगे और इस संघर्ष को जारी रखेंगे। इसी तरह से आपको मालूम होगा कि आशा बहनों ने कोविड के समय कितनी बड़ी इस देश की सेवा की कि अपने जीवन को ध्यान में न रखते हुए घर घर गई, सेवा की, जिसको कोरोना था दवाइयाँ पहुँचाई और उनका मानदेय कभी बढ़ाया नहीं गया। उस मानदेय को बढ़ाने के लिए एक संघर्ष किया गया था। इसमें पूनम पांडे जी आशा बहू हैं, वह उन्होंने संघर्ष को मजबूती से उठाया। हाल ही में आपने देखा होगा एक वीडियो में उनको खूब पीटा गया, पुलिस ने उनको पकड़ा, प्रशासन ने उनको मारा पीटा, बस में घसीट के ले गए, उनके ऊपर बैठ के उनका गला दबाया कि तुमने हिम्मत कैसे की ये सवाल उठाने के लिए। तो पूनम पांडे जी भी शाहजहांपुर से चुनाव लड़ रही हैं। सदफ जाफर के बारे में आप सबने सुना होगा। सदफ जाफर ने NRC CAA के समय बहुत संघर्ष किया, पुलिस उनको उठाकर ले गई, बेवजह उनको जेल में डाला। उनके 2 बच्चे अकेले घर पे थे, उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था, फिर भी सदफ ने खूब संघर्ष किया, आवाज़ उठाई। उसके बाद भी जब सरकार ने तमाम पोस्टर छपवा के प्रदेश की शहरों में लोगों के चेहरों की फोटोग्राफ उन पोस्टरों पे लगाकर उनके बारे में प्रशासन ने लिखा, तब भी सदफ जी का नाम उसमें था, फिर भी उन्होंने संघर्ष किया और वो पीछे नहीं हटे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो हमारी सूची है वो एक नया संदेश दे रही है। वो ये संदेश दे रही है कि अगर आपके साथ अत्याचार हुआ तो आप में ये शक्ति है कि आप अपने हक के लिए लड़ो, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आपको ये शक्ति देगी, आपका समर्थन करेगी, हर तरह से आपकी मदद करेगी ताकि आप अपनी लड़ाई लड़ सकें, राजनीति में आए, सत्ता अपने हाथ में लें और अपने हक को खुद मांगें। तो एक छोटा सा वीडियो भी है कुछ प्रत्याशियों पे, वो मैं चाहती हूँ कि आप सब एक बार देख लें, उसके बाद मेरे से जो भी सवाल हैं वो आप कर सकते। शुक्रिया प्रियंका जी, कैन यू प्ले द वीडियो? यस। तो यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। पहली लिस्ट में 125 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। एक अभिनेत्री और कुछ महिला पत्रकारों को टिकट दिया गया, 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। राजनीति में आए, सत्ता अपने हाथ में लें और अपने हक को खुद मांगें। तो एक छोटा सा वीडियो भी है कुछ प्रत्याशियों पे, वो मैं चाहती हूँ कि आप सब एक बार देखें, उसके बाद मेरे से जो भी सवाल हैं वो आप कर सकते। शुक्रिया प्रियंका। तो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए। प्रियंका गांधी ने पहली लिस्ट जारी की और 50 महिलाओं के नाम शामिल हैं इसमें। आपको बताएं कि 125 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट है जिसमें 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जिसमें एक अभिनेत्री हैं, कुछ महिला पत्रकारों को भी टिकट दिया गया है और उन्नाव से रेप पीड़िता की मां को टिकट प्रियंका गांधी ने दिया है। साथ ही साथ प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से फोकस किया, बहुत ही जोर देते हुए कहा कि महिलाओं को शक्ति देने का काम कांग्रेस कर रही है और जिन्होंने संघर्ष किया अब वो चुनाव लड़ें और अपने हक की लड़ाई लड़ें, अपने हक को मांगे। जिन्हें काफी परेशान किया गया उन्नाव में, वो रेप पीड़िता की मां को मैंने टिकट दिया सिर्फ इस वजह से कि वो अपने संघर्ष को बता सके, वो अपने संघर्ष से
जो कुछ भी उन्होंने अनुभव लिया, जो कुछ भी सीखा, अब वो अपने हक की लड़ाई खुद लड़े। एटा से देखिए गुंजन मिश्रा को टिकट दिया गया है। किसे कहां से टिकट दिया गया उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद की पत्नी को टिकट दिया गया है, लुइस खुर्शीद को, और इसके साथ साथ नोएडा से पंखुड़ी पाठक को टिकट दिया गया है। रामपुर खास से आराधना मिश्रा मोना को टिकट दिया गया है। लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम करती रही हैं और ऐसे में आराधना मिश्रा को टिकट दिया गया। रामपुर खास से एटा से गुंजन मिश्रा को टिकट दिया गया है। फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद जो कि चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगी चुनावी मैदान में। उन्नाव से रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया गया है। शिकोहाबाद की बात करें तो शशि शर्मा को टिकट दिया गया है। शाहजहांपुर से आशा कार्यकर्ता पूनम पांडे को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और अब नजर है समाजवादी पार्टी पर, भाजपा पर कि उनकी लिस्ट कब तक जारी हो सकती है, क्योंकि लगातार महामंथन का दौर देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आज शाम को लिस्ट जारी हो सकती है, या फिर जैसा कि लगातार संकेत अखिलेश यादव दे रहे हैं कि 14 जनवरी को बड़ी तस्वीर देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है कि 14 जनवरी को लिस्ट आ सकती है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए और 125 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। ये कांग्रेस की पहली लिस्ट है और पहली लिस्ट में 50 महिलाओं को टिकट कांग्रेस ने दिया है। कहां से किसे टिकट मिला है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसके तहत 40% महिलाओं को कांग्रेस टिकट देगी, ये दावा कांग्रेस ने किया था। प्रियंका गांधी ने खुद लगातार ये दावा करती वो रही और इस बात पर वो टिकी रही और आज उसी मुताबिक 50 महिलाओं को पहली लिस्ट में जगह दी गई है। सलमान खुर्शीद की पत्नी भी चुनाव लड़ेंगी रामपुर खास से। इसके साथ साथ आपको बताएं, रामपुर खास से आराधना मिश्रा चुनाव लड़ने वाली हैं, जबकि साथ ही साथ जानकारी इस बात की है कि फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद की पत्नी को टिकट दिया गया है। सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद को फर्रुखाबाद से टिकट मिल चुका है, जबकि रामपुर खास से आराधना मिश्रा को टिकट दिया गया है। और इसी तरीके से नोएडा की अगर बात करते हैं, पंखुड़ी पाठक को टिकट दिया गया है। एटा से गुंजन मिश्रा को टिकट कांग्रेस ने दे दिया है। फर्रुखाबाद से जैसा कि लगातार मैं आपको बता रही हूं, सलमान खुर्शीद की पत्नी चुनावी मैदान में होंगी इस बार। उन्नाव से रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया गया है। शिकोहाबाद से शशि शर्मा को चुनावी मैदान में कांग्रेस उतार रही है। शाहजहांपुर से आशा कार्यकर्ता पूनम पांडे को टिकट दिया गया है और प्रियंका गांधी ने कहा कि जिन्होंने संघर्ष किया अब वो अपने हक की लड़ाई लड़े, उन्हें शक्ति प्रदान करने की कोशिश है कांग्रेस की। अविनाश तिवारी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अविनाश, 125 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है, 50 महिलाओं को भी जगह दी गई है। इस लिस्ट को लेकर क्या महत्वपूर्ण बातें इस वक्त सामने आ रही है, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि वो 40% टिकट महिलाओं को देंगी, तो पहली लिस्ट जो उन्होंने 125 प्रत्याशियों की जारी की है उसमें उन्होंने अपना वादा निभाया है। 50 महिलाओं को टिकट दिया है और इसमें खास तौर से बात करें तो जिस तरीके से उन्नाव रेप चर्चित रहा है, तो वहाँ पे जो रेप पीड़िता की मां है उनको भी प्रत्याशी बनाया गया और इसके साथ साथ कई और अन्य प्रत्याशियों के नाम भी घोषित किए गए। इनमें खासतौर से अगर बात करें तो एक महिला पत्रकार है निदा अहमद रही है, उनको भी अगर बात करें तो प्रत्याशी बनाया गया है। लुइस खुर्शीद जो कि सलमान खुर्शीद की पत्नी है, उनको फर्रुखाबाद से उम्मीदवार बनाया गया है। पंखुड़ी पाठक जो कि नोएडा में हैं और काफी लंबे समय से कांग्रेस सक्रिय रही हैं, पिछले दिनों वो सपा में भी थी, सपा छोड़ के फिर कांग्रेस में आए, कांग्रेस में सक्रियता की वजह से उनको भी प्रत्याशी बनाया गया। इस तरीके से उन्होंने अगर बात करें तो जो अपना वादा है 40% टिकट महिलाओं को देंगे उसको कहीं ना कहीं उन्होंने पूरा किया है और आज 125 प्रत्याशियों की पहली सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी की है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी लगातार कह रही थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी, उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने सच करके दिखाया और सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। और यहाँ पे जो वादे हैं, प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं उसको वो पूरा करेगी। तो जाहिर तौर से बात है कि लगातार कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में अपनी भूमिका तो बना रही है, लेकिन अब देखना है कि मतदाता उसको किस तरीके से लेता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो जहां अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं और बीजेपी भी सहयोगियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, तो वहीं पे कांग्रेस पार्टी अभी तक इकलौती ऐसी पार्टी है जिसका किसी भी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में इस बार गठबंधन नहीं हुआ। हालांकि पिछली बार अगर 2017 के चुनाव की बात करें तो 106 सीटों पे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें महज 7 सीटें ही प्राप्त हुई थी और 7 वर्तमान विधायकों में से अगर बात करें तो 4 पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं।
हैं, केवल 3 ही वर्तमान विधायक उनके पास बचे हैं। ऐसे में इतनी चुनौतियों के बावजूद अगर बात करें तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस मझधार को पार कर पाएगी, ये देखने वाली बात काफी महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में इस समय केवल 2 ही वरिष्ठ नेता बचे हैं, एक प्रमोद तिवारी जिनकी बेटी रामपुर खास से चुनाव लड़ रही है और दूसरे अजय राय। अन्यथा जितने भी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे वो एक एक करके पार्टी छोड़कर चले गए हैं और जितने भी कद्दावर नेता खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात करते हो, पंकज मलिक रहे हो, हरेंद्र मलिक रहे हो, इमरान मसूद रहे हो, उनके विधायक मसूद अख्तर रहे हो, सभी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। और कल ही एक विधायक इनके नरेश सैनी जो कि बेहद से विधायक है वो भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास चुनौती बड़ी है, लेकिन देखना है कि क्या महिलाओं के ऊपर जो दांव लगाया है प्रियंका गांधी ने वो सफल होता है या नहीं। क्योंकि ऐसा मानना है कांग्रेस पार्टी का कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं हैं उनकी लोकप्रियता खासतौर से कांग्रेस पार्टी की ओर झुकाव बढ़ रहा है और प्रियंका गांधी की जो लोकप्रियता है उसका महिलाओं के बीच में असर देखने को मिलेगा। लिहाजा कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जीत दर्ज करेगी। लेकिन अब देखना यह है कि जबकि चुनावी समर की घोषणा हो चुकी है, 10 मार्च को नतीजे आने हैं, प्रियंका गांधी ने आज अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, तो कितना समर्थन इनको जमीन में मिलता है, क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी अपने 7 सीटों से आगे बढ़ने का काम करती है। क्योंकि 2017 में 7 सीटों पर विजय प्राप्त की थी, जिसमें से 4 विधायक, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 7 सीटों में से 4 विधायक इनके जो है वर्तमान में वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं विभिन्न पार्टियों में। अब देखना यह है कि ऐसे में कांग्रेस पार्टी को कितना जनाधार उत्तर प्रदेश में मिलता है। क्योंकि लगातार वोट परसेंटेज की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का सिमटता रहा है, खत्म होता रहा है। अब ऐसे में 2022 में प्रियंका गांधी क्या चमत्कार करती हैं, ये महत्वपूर्ण बात होगी और यही सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी। क्योंकि प्रियंका गांधी की साख भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में दांव में लगी है। 2019 में फरवरी महीने में उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी थी और उसके बाद से लगातार जितने भी बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी छोड़े हैं। कांग्रेस पार्टी में किसी बड़े चेहरे को वो ला नहीं पाई है, पार्टी का जनाधार उस तरीके से वो बढ़ा नहीं पाई है। हालांकि इस बार उन्होंने महिलाओं पर दांव जरूर चला है, लेकिन क्या इनका ये दांव सफल होता है, ये 10 मार्च के चुनावी नतीजे बताएंगे। उत्तर प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस की स्थिति इस तरीके से कि कोई भी प्रत्याशी जो टिकट लेना चाह रहा है वो कांग्रेस की ओर जा ही नहीं रहा है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो कई सारे लोग जो मतदाता हैं उनके बीच में अगर आप देखिए तो कांग्रेस पार्टी का शायद ही कोई नाम लेने वाला मिल रहा हो। उस स्थिति में पार्टी का शायद ही कोई नाम लेने वाला मिल रहा हो, उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में। अब देखना है कि कितना जनाधार उसको मिलता है, कितनी सीटें मिलती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। बिल्कुल अविनाश, और देखिए इसलिए भी ये बड़ी चुनौती होगी क्योंकि इस लिस्ट में जिन 50 महिलाओं को जगह दिया गया उनमें से कुछ ही महिलाएं हैं जो अब से पहले भी चुनाव लड़ चुकी होंगी, लेकिन ज्यादातर नाम ऐसे सामने आए हैं जो पहली दफा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही हैं, चुनावी मैदान में होंगी। तो राह तो आसान नहीं है, चुनौती बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, अगर बात करें तो कांग्रेस की चुनौती बहुत बड़ी है और यही कारण है कि अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी इसी चुनौती को पार पाने के लिए एक के बाद एक वादे कर रही है और अपने जो बड़े वादे हैं इसको फलीभूत करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है इससे पहले उसको पार्टी को एक एक करके बड़ा झटका लगता रहा है और पार्टी के जो बड़े तमाम सारे नेता रहे हैं वो पार्टी छोड़कर जाते रहे हैं। तो लिहाजा वैसे में ये देखना है कि किस तरीके से पार्टी के जो इतने बड़े बड़े नेता रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र कद्दावर नेता हैं वो छोड़कर गए हैं, तो कांग्रेस पार्टी उसकी भरपाई कैसे करती है। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश लगभग खाली हो चुका है। प्रदेश में अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी कद्दावर नेता रहे हैं वो पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। पार्टी ने इमरान मसूद के ऊपर भी दांव लगाया था, राष्ट्रीय सचिव बनाया था, दिल्ली जैसे राज्य का प्रभारी बनाया था, लेकिन यहां से भी अगर बात करें तो उनको कहीं ना कहीं अपने नेताओं को अपनी प्रियंका गांधी पे भरोसा नहीं हुआ और वो पार्टी को छोड़कर चले गए। और इसके बाद अगर बात करें तो जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा जब से फरवरी 2019 से, मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, फरवरी 2019 से प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी है, उसके बाद से अगर आप नजर डालिए तो एक के बाद एक बड़े नेता पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पार्टी छोड़ते गए। पूर्वांचल से अगर हम शुरुआत करें तो ललितेश प्रति त्रिपाठी जिनकी जो पीढ़ियां कांग्रेस पार्टी में रही है वो कांग्रेस पार्टी छोड़े। उसके बाद अगर बात करें तो जिस तरीके से पश्चिम में हरेंद्र मलिक, पंकज मलिक ने पार्टी छोड़ी, इमरान मसूद ने पार्टी छोड़ी, और इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से तमाम सारे अन्य नेताओं ने पार्टी छोड़ी वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है। जितिन प्रसाद पार्टी छोड़कर गए, तो प्रियंका गांधी के प्रभारी बनने के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया, ना संगठन के स्तर पे ना तो पार्टी में किसी बड़े चेहरे को शामिल करा पाई। एक बात जरूर प्रियंका गांधी ने किया है कि जो कांग्रेस पार्टी की ब्लॉक लेवल तक टीम नहीं थी उसको गठन करने का प्रयास किया है, लेकिन कार्यकर्ताओं के नाम पे चंद लोग ही जुड़े हैं और जो जनाधार है पार्टी का वो नहीं बढ़ पाया है। इसलिए बड़े बड़े दावे हैं और बड़ी बड़ी जो
वादे हैं उसकी हकीकत कितनी फलीभूत होती है 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन अगर बात करें तो ये बड़ा दाव है प्रियंका गांधी का 40% महिलाओं को टिकट देने का, क्योंकि अमूमन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसा जो राज्य है यहाँ पे महिलाएं कैंडिडेट बहुत कम सफल हो पाती है, और वही सफल होती हैं जिनका पुराना इतिहास रहता है, यानी कि जिनके पास पहले से जनाधार रहता है, जिनकी पीढ़ियां राजनीति में रहती है, जिनके पति रहते हैं, पिता रहते हैं, या फिर किसी बड़े राजनीतिक परिवार में उनकी शादी होती है। ऐसी महिलाएं कैंडिडेट आज तक उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य में सफल हुई है। प्रियंका गांधी ये बहुत जेन्युइन भी है कि एक तरफ बिल्कुल नए कैंडिडेट हैं, दूसरी तरफ पहले से जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका भी दबदबा है। लेकिन प्रियंका गांधी ने एक बात पर फोकस फिर से किया है कि वो महिलाओं को शक्ति प्रदान करने का काम कर रही हैं और लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यही इस बार का लक्ष्य है। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए।